तो दोस्तों प्लस अकेडमी फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक यानी ध्वनि वाला टॉपिक लेके आया हूँ। मेरी गारंटी है 100% आपको समझ में आएगा। बहुत सरल भाषा में है जो हम इसे समझने वाले हैं। तो आप मेरे साथ सिर्फ बने रहे और आप देखना, आज तक जो आपको ध्वनि वाला टॉपिक इतना क्लियरली समझ में नहीं आया, इस लेक्चर में आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ध्वनि की। ध्वनि क्या होती है? सबसे पहले ध्वनि यानी कि जो चीज़ आपको सुनाई देता है, कुछ भी, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनाई दे रहा है, तो एक प्रकार की ध्वनि है। अब इसका संचरण कैसे होता है? इसका संचरण तरंग के रूप में होता है, यानी कुछ इस प्रकार से। यानी ध्वनि का संचरण तरंग के रूप में होता है, तरंग के रूप में होता है। अब यही तरंग जो है तरंग के रूप में होता है, इसी से सारा खेल जुड़ा हुआ है इसका। कैसे? मैं हर एक चीज़ आपको डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसमें मेन टॉपिक कि ध्वनि जो होती है यह यांत्रिक तरंग है। अब आप बोलेंगे सर यांत्रिक तरंग क्या होती है? यांत्रिक तरंग यानी जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसको माध्यम की आवश्यकता होती है। अब आप बोलेंगे सर माध्यम भी क्या होता है? तो माध्यम में बता दूं, जैसे कोई ठोस यानी पूरा लोहा है, एक बीच में से बिल्कुल ठोस है लोहा, ये एक माध्यम है। एक हवा है, यानी कि जो कैमरा है सामने मैं हूँ, मेरे बीच में जो हवा है, ये एक पूरा कमरा भी है, इसके अंदर हवा भरी, इसका मतलब क्या है? एक माध्यम है। कहीं पानी भरा हुआ है टंकी में, तो वो पानी एक अलग माध्यम है। कहीं कांच है तो उस कांच का अलग माध्यम है। तो इसका मतलब ध्वनि को संचरित होने के लिए, संचरित का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो संचरण के लिए इसको माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये तो हो गई यांत्रिक तरंग। एक होती है अयांत्रिक तरंग, जिसको माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती, बिना माध्यम के ही वो जा सकती है। तो पहला तो हो गया यांत्रिक तरंग। अब एक और इसमें वेरी इंपॉर्टेंट जो आता है, यह ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। हाँ, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ध्वनि तरंग में यह लिख देता हूं, ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है। आप बोलेंगे सर अनुदैर्ध्य तरंग कैसे हैं? हमने पढ़ा तो बहुत सारी बार है, लेकिन हमें समझ में आज दिन तक नहीं आया। तो मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कि इस प्रकार से, मेरे हाथ की तरफ देखिए आप, इस प्रकार से अगर ये यहाँ पर ऐसे तरंग जा रही है, यानी इधर से इधर जा रही है, और ये बीच में अगर हवा है, इसके अंदर भी कण है, और ये कण भी इसके साथ ऐसे ऐसे ही गति कर रहे हैं, यानी इसी दिशा में, इसी प्रकार से। तो ये अनुदैर्ध्य है, यानी माध्यम क्या हो गया? हवा। अब इस हवा के जो कण है, यानी इसके अंदर कण उपस्थित है हवा में, ये कण भी गति किसके साथ कर रहे हैं? यानी ध्वनि तरंग की दिशा के साथ। ध्वनि तरंग मैंने बताया आपको इस प्रकार से जाएगी, और जो कण है इस वायु के, वो भी इसी दिशा में ऐसे गति करेंगे। तो अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि किसी माध्यम के कण, जैसे हवा के कण, किसी माध्यम के कण यानी तरंग की दिशा के ही साथ गति करे, एक ही दिशा में गति करे, तो वह क्या कहलाता है? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है वो। आपको समझ में आया होगा। आप मान लीजिए एक पानी बह रहा है, कहीं पे पानी बह रहा है, उस पानी के अंदर आपने पेन डाल दिया, पेन भी उसमें जा रहा है। अब इस पेन को आप मान लीजिए ये एक तरंग है, ध्वनि तरंग, ठीक है। अब जैसे आपने माना है पेन ध्वनि तरंग है, पानी भी उधर बह रहा है, पानी को आप माध्यम मान लीजिए, उनके जो पानी के कण हैं, वो कण क्या बह रहे हैं? वो भी इधर ही बह रहे हैं। तो बस काम हो गया। यानी पेन को हमने ध्वनि तरंग माना, तो ध्वनि तरंग भी ऐसे जा रही है, पानी के कण भी ऐसे ही जा रहे हैं। तो बस यही होता है अनुदैर्ध्य, यानी जिसके अंदर माध्यम के कण और तरंग दोनों ही एक ही दिशा में गति करे, तो अनुदैर्ध्य कहलाती है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे? सिंपल सा कंसेप्ट है, अनुदैर्ध्य में ध्य आ रहा है और ध्वनि में भी क्या आ रहा है? ध्य आ रहा है। बस हमारा काम हो गया। तो ध्वनि तरंग कैसी? अनुदैर्ध्य। और जो प्रकाश की जो तरंग होती है वो कैसी होती है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ प्रकाश की तरंग। आज के बाद गारंटी आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। प्रकाश में प्र आ रहा है, अनुप्रस्थ में भी प्र आ रहा है, इन दोनों को मिला दो, प्रकाश में अनुप्रस्थ होती है। अब अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि माध्यम के जो कण है, उसकी प्रकाश की जो तरंग है, उसकी गति के लंबवत गति करते हैं। अभी इसमें देखा था हमने, अनुदैर्ध्य के अंदर तो उसी गति में कर रहे हैं, लेकिन अब कैसे होगा? मान लीजिए पेन है और ये हवा है, हवा के कण जो ऐसे ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, और ये मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण ऐसे निकल रही है, तो ये इस प्रकार से जा रही है और ये कण ऐसे गति कर रहे हैं।
ये, यानी प्रकाश की तरंग के लंबवत गति कर रहे हैं, लंबवत यानी 90 डिग्री। ये एक आड़ा है और एक खड़ा, तो ये होता है लंबवत। ठीक है, आप समझ गए होंगे। मैं इसलिए इनको अच्छे समझा रहा हूँ कि मेरे कुछ भाई बहन जो है आर्ट्स बैकग्राउंड से होंगे, उनके लिए साइंस जो है बड़ा कठिन टॉपिक होता है। तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं, आपका ये इंजीनियर भाई आपके साथ है और हर एक चीज़ को बड़े डिटेल से समझाएगा आपको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आपकी एक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है, आप चाहे तो इसे उतार भी सकते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यानी ध्वनि वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। अब ठीक है, आप याद भी कर लेंगे, लेकिन कैसे? स्कूल में कभी घंटी तो बजाई होगी ना, या घर पे थाली को पीटा होगा बचपन में। जब आपने उस थाली को पीटा या आपने घंटी बजाई, हल्के हाथ से कभी उसको टच किया? नहीं किया। तो अब एक थाली ले, उस थाली को आप धीरे से ऐसे बजाए और हल्के हाथ से महसूस करें, आपको वाइब्रेशन यानी वो कंपन करती हुई दिखेगी। राजस्थानी भाषा में बोलते हैं धूजना, यानी धूजनी छूटना। राइट, तो ये वही वाली चीज़ है, यानी कि वस्तु जो है उसके अंदर जो कण है, वो कण जो कंपन करते हैं, उसी कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो ध्वनि वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ निर्वात। अरे निर्वात का मतलब होता है स्पेस, अंतरिक्ष, ऐसी जगह, अंतरिक्ष या ऐसी कोई भी निर्वात हम खुद बना सकते हैं, वैक्यूम बोलते हैं उसको। यानी ऐसी जगह जिसके अंदर कोई भी गैस नहीं हो, ऐसे ही खाली पड़ा हो। अब ये निर्वात नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ। मेरे और कैमरे के सामने बीच में वायु है, तो ये निर्वात नहीं बोल सकते। निर्वात यानी कि जिसके अंदर कोई भी गैस या कोई भी कण उपस्थित नहीं हो, ऐसी जगह निर्वात कहलाती है। अब मुझे बताओ, अभी मैंने बताया था कि वस्तु जो है, वस्तु के कंपन से उत्पन्न होती है ध्वनि। अब आप खुद सोचिए, जब निर्वात के अंदर कोई कण ही नहीं है, अब वस्तु से कैसे हो रही? वस्तु के अंदर क्या है? छोटे छोटे कण हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब निर्वात के अंदर कोई कण ही नहीं है, तो ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होगी? उसमें कण के बिना, वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न होती ही नहीं है। तो उसके अंदर तो कोई कण ही नहीं है, ना तो वायु के कण है, ना किसी और गैस के कण है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए रटे नहीं, समझे इसे। इसीलिए निर्वात के अंदर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगर आप मान लीजिए मेरे और आपके बीच में ये कैमरा है और इसके बीच में अगर निर्वात है, यानी कि ये माउथ लगा हुआ है, माइक लगा हुआ है और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अगर बीच में भी अगर निर्वात है, तो मेरी गारंटी में कितना ही चिल्ला लूँ, मेरी आवाज़ यहाँ तक नहीं जाएगी। क्यों? अभी इस माइक के और मेरे मुंह के बीच में यहाँ पे कण है, हवा के कण। जैसे ही मैं बोल रहा हूँ तो ये क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं अपनी जगह से इर्द गिर्द। और ये कंपन कर रहे हैं तो इस माइक के जो पर्दा लगा हुआ है उसको कंपित कर रहे हैं, उसको ऐसे हिला रहे हैं। तो इसकी वजह से आप तक आवाज़ पहुंच रही है। आप बोलोगे सर हम तक कैसे आ रही है? यहाँ से तो मान लिया आपकी जो कान है, कान का पर्दा होता है, उस यानी मेरी जो ध्वनि है आपके कान के पर्दे के वाइब्रेशंस इस प्रकार से कंपित होकर के टकरा रही है, तो आपके कान का पर्दा क्या है? ऐसे हिल रहा है। तो सेम ये फिर मस्तिष्क तक जाता है संदेश और हमें ध्वनि सुनाई देती है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, इसलिए बिल्कुल इन्हें रटे नहीं, रटने वाली कोई चीज़ है ही नहीं इसमें। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो इसीलिए निर्वात में ये संचरित नहीं होती है। प्रकाश किरण निर्वात में संचरित होती है। कैसे होती है कि स्पेस, अंतरिक्ष है, एक निर्वात है और अंतरिक्ष के अंदर ही सूर्य है, तो सूर्य की किरण तो हम तक पहुंच रही है ना, पृथ्वी तक। तो इसका मतलब क्या है? प्रकाश जो है निर्वात में भी गमन करता है। ठीक है, बेसिक सा कंसेप्ट आप ये पता रखें। अब इसके बाद चलते हम, इसके अंदर आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आयाम, ये सभी आएंगे, तो इनसे आप बिल्कुल ना डरें। आवर्तकाल मेरी गारंटी है, मैं आपको एक एक चीज़ बड़े डिटेल से समझाऊंगा। इसके अंदर आप देखते हैं हम आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे। अब आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे, यानी बोलोगे सर आवृत्ति क्या होती है? मैंने जो आपको ये किरण बताई थी यानी तरंग बताई थी, ये 1 सेकंड में जितनी बार कंपन करती है, कंपन का मतलब मैं बताता हूँ आपको, ये पहला कंपन यहाँ तक, फिर ये दूसरा कंपन यहाँ तक, तीसरा कंपन यहाँ तक। तो पहला कंपन हम यहाँ मान सकते हैं,
दूसरा वाला ये, तीसरा वाला है। अब इसमें आप खुद देखिए, कंपन इसलिए मार रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक चल रही है, इसके बाद यहाँ से जो स्टार्ट होगी देखो सेम टू सेम है यहाँ पे, ये इस प्रकार से। तो ये दूसरा और तीसरा, तो ये कंपन लगातार आगे चलते रहते हैं, अनंत तक कितने भी हो सकते हैं। तो 1 सेकंड में जितने कंपन करती है ये इसकी आवृत्ति कहलाती है। समझ में आया? ये जो तरंग है 1 सेकंड में जितने कंपन करेगी ये इसकी आवृत्ति कहलाती है। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज जो होता है, हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आगे चल के मैं पूरा डिटेल से बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। आप आए हैं तो प्लीज़ इसे पढ़े। आपका इंजीनियर भाई आपको पढ़ाने के लिए ही आया है यहाँ पर। मैं फालतू ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा जिसके अंदर आपका टाइम वेस्ट हो। मुझे पैसे की कोई लालच नहीं है कि मैं आप लोगों का फ्यूचर जो है ख़राब करूँ। इसलिए आप दिल से पढ़े और दिल से इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट में लिख के बताएं कि हाँ सर आपके साथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है हमें। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए इसके अंदर अब आवृत्ति जो है इसको हम 3 भागों में बांटा आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को। कैसे? एक है अश्रव्य ध्वनि और एक होती है श्रव्य ध्वनि और एक होती है आपकी पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि आप बोलेंगे सर क्या है, समझ में नहीं आया। श्रव्य यानी क्या होता है? सुनना, सुनने का पर्यायवाची है। बस यही लॉजिक है विज्ञान में कि विज्ञान के अंदर स्टैंडर्ड शब्द का यूज़ किया जाता है, यानी सबसे उच्च ऐसे शब्द जो बहुत कम काम आते हैं। प्योर हिंदी भी बोल सकते हैं उसे आप, कुछ शब्द जैसे भी होते हैं। तो श्रव्य यानी सुनना, तो सुनने वाली ध्वनि की जो रेंज है यानी इसकी परास कहाँ तक होती है, अश्रव्य की कितनी होती है, ये पराश्रव्य ध्वनि की क्या क्या रेंज होती है, मैं आपको एक बार लिखा रहा हूँ। आप रटे नहीं, बिल्कुल मेरी गारंटी मैं आपको समझाऊंगा। 0 से 20 हर्ज तक इसकी रेंज होती है और 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक श्रव्य ध्वनि की रेंज होती है और 20,000 से अधिक पराश्रव्य ध्वनि की। सर आप बोलेंगे सर हर्ज समझ भी नहीं आया सर, ये क्या लिखा रहे हैं आप। मैं आपको बता दूं, मैंने आवृत्ति बताया था, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ज। अब आप बोलोगे सर मात्रक, आवृत्ति लिख देते, मात्रक क्यों लिखा। आप अगर किसी को दूरी बताते हैं, कोई पूछता है कि भाई वो गांव कितना दूर है, आप बोलते हो ना 10 किलोमीटर दूर है। आपने क्यों बोला किलोमीटर, आप बोलते थे 10 दूर है, नहीं बोलते हो ना किलोमीटर, यानी आप मात्रक लगाते हो। किसका मात्रक है वो? दूरी का। आपसे दूरी पूछी उसने कितना दूर है, लेकिन आपने उसके मात्रक के साथ बताया कि 10 किलोमीटर दूर है। तो इसीलिए आपको अगर आवृत्ति को बताना है तो आपको हर्ज बताना पड़ेगा। इसमें बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यानी 0 से 20 हर्ज अश्रव्य ध्वनि कैसे, अगर 1 सेकंड में 20 बार कंपन कर रही है, 0 से 20 बार के बीच में, आपके कानों को सुनाई नहीं देगी वो। हाँ आपने ठीक सुना है। अगर कोई तरंग 0 से 20 बार 1 सेकंड में ऐसे कंपन करती है तो इसका मतलब वो आपको सुनाई नहीं देगी। 20 से 20,000 हर्ज तक अगर 1 सेकंड में कंपन करती है तो आपको सुनाई देती। यानी अभी जो मेरी आवृत्ति है, बोलने की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ज के बीच में है, इसीलिए आप मुझे सुन पा रहे हैं, वरना आप सुन ही नहीं पाते। अगर मैं धीरे बोलता यहाँ से 0 से 20 हर्ज, आप नहीं सुन पाते। मैं अगर ज़्यादा भी बोलता वो भी आप नहीं सुन पाते। जो कुत्ते, बिल्ली और जंगली जानवर होते हैं वो पराश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। इसलिए आपने कभी कुत्ते को देखा है, जब हम बैठे रहते हैं हमारे पास में मान लो कोई कुत्ता है, अचानक से कान खड़े करके इधर उधर देखने लगता है, यानी कि उसको वो ध्वनि सुनाई देती है जो हमें सुनाई दे ही नहीं रही है। यानी पराश्रव्य ध्वनि भी बहुत सारे जानवर सुनते हैं, ये हमें सुनाई नहीं देता है। बहुत सारे जानवर या कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनको अश्रव्य ध्वनि जो हमें सुनाई देती थी वो दे सकती है। बहुत कम हलचल उन्हें सुनाई दे जाती है और हमें नहीं देती। हमारी जो प्रास है सिर्फ 20 से 20,000 हर्ज, यानी कोई तरंग इस प्रकार से कंपन कर रही है 20 से 20,000 बार, इसका मतलब है उसके बीच में जितनी भी संख्या है वो हमें सुनाई देगी। तो इसलिए आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि निम्नलिखित में से श्रव्य ध्वनि की प्रास है या श्रव्य ध्वनि निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य ध्वनि है, तो मान लो परास के लिए पूछे तो मैंने बता दिया 20 से 20,000 हर्ज, या आपको ऑप्शन में दे दे कि 19 हर्ज, या आपको दे दे 2100 हर्ज, या फिर आपको दे दे यहाँ पर 21,000 हर्ज, या सभी। आई होप आपको दिख रहा है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लो आपको दे दे 19 हर्ज, 2100 हर्ज और 21,000 हर्ज
और एक आपको दे दे सभी। अब वो आपको बोल दे कि इनमें से कौन सी श्रव्य ध्वनि है। मैंने आपको बताया श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 बार कंपन करती है, इसके बीच में ही कंपन करेगी तो सुनाई देगी। क्या 19 आ रहा है 20 से 20,000 के बीच? नहीं आ रहा है। क्या 2100 आ रहा है 19 से 20,000 के बीच? बिल्कुल आता है। क्या 21,000 आएगा? 20,000 से तो 21 आ रही है, तो नहीं होगा। पराश्रव्य हो गया है तो 20,000 से ज़्यादा। सभी तो बिल्कुल नहीं है। यानी कि जो श्रव्य ध्वनि कौन सी होगी? ये। और अगर प्राश्रव्य की बात करें तो 20,000 से ज़्यादा वाली होती है, तो 20,000 से ज़्यादा तो ये प्राश्रव्य। और अगर वो बात करें अश्रव्य 0 से 20 के बीच, तो ये देखो अश्रव्य वाली ध्वनि। तो कितने क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। इस प्रकार से हम सारे अधिकतर डाउट इसी प्रकार से क्लियर कर सकते हैं। आप जो दैनिक जीवन में इन चीज़ों को समझे कि वाकई ये चीज़ है क्या और हमसे क्या कहना चाह रही है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो आप थोड़ा रेंज याद रखिए। रेंज 100% आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब इसमें हम बात करते हैं कि ये माध्यम में अलग अलग जब माध्यम में जाती है ध्वनि तरंग, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, तो बता देते हैं आपको। मैं बता दूं कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है और तरंगदैर्ध्य बदल जाता है। अब आप बोलेंगे सर लिखा दिया याद भी कर लेंगे, लेकिन सर समझे कैसे? तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, मान लीजिए पानी से जो है वायु के अंदर आ रही है, या वायु से जो है गैस से जो ठोस में जा रही है, किसी प्रकार से इसका संचरण हो रहा है अलग अलग माध्यम में, तो इसके अंदर इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। ध्यान रखिए, आवृत्ति मतलब कंपन। जो अगर 10 सेकंड में ये 1000 कंपन कर रही थी, तो उसमें भी 1000 कंपन ही करेगी अगले माध्यम में। क्या बदलेगा? तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य यानी ये लेंथ, ये दूरी बदल जाएगी सिर्फ आपकी। मान लो इतनी दूरी थी, हो सकता है इससे और ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है ये दूरी इतनी ही रह जाए। ये देखिए यहाँ से एक चक्कर, ये पूरा एक चक्कर जो पूरा करता है, इसकी जो दूरी होती है, ये दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये वाली दूरी तरंग, हाँ दिख रहा है, तरंग दैर्ध्य। अब ये तरंग दैर्ध्य कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आवृत्ति यानी इसके कंपन जो है बिल्कुल नहीं बदलेंगे। तो आप ध्यान रखें, अगर ध्वनि तरंग जा रही है तो कंपन हमेशा बराबर, यानी कोई सा भी माध्यम हो, कंपन कभी परिवर्तित नहीं होंगे। होगा तो क्या होगा? परिवर्तित तरंग दैर्ध्य। यानी मान लीजिए ये इस प्रकार से जा रही थी, तो अब ये मान लो ये ऐसे ऐसे जाने लग जाए, यानी इसकी जो ये दूरी है पहले बहुत ज़्यादा थी, ये वाली दूरी अब क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन वाइब्रेशंस, कंपन कम नहीं होंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इससे बिल्कुल के गोल के पी जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो परिवर्तन होता है। यहाँ आपको दे देगा आवृत्ति में, तरंग दैर्ध्य में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो भाई किस में परिवर्तन होता है? तरंग दैर्ध्य में, आवृत्ति में नहीं होता है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं उठ के, इससे ज़्यादा आपसे क्या पूछेगा? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद आता है कि भाई जो ध्वनि तरंग है किसमें यानी अत्यधिक गमन करती है, किसमें सबसे ज़्यादा? तो बता दूं मैं आपको, सबसे पहले ठोस, फिर द्रव और इसके बाद गैस। सबसे ज़्यादा जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होगी, उसके बाद गैस में। ठीक है, अब ठोस में कैसे? मान लीजिए आपके पास अभी एक स्केल होगी, अगर आप पढ़ रहे हैं स्टूडेंट है तो आप लोहे की एक इतनी बड़ी 15 सेंटीमीटर की आपके पास स्केल होगी, उस स्केल को आप कान पे रखें, उसको आप बजाएं। ठीक है, या फिर एक घंटी है स्कूल में, उस घंटी के पास आपके कान को रखूं, या थाली को आपके कान के पास रखूं, अचानक से हिट करूं, उसे मारूं, आपके कान में क्या होगा? झंझनाहट महसूस होने लगेगी आपको। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज़्यादा जो संचरण जो होता है अत्यधिक, यानी कि इस ध्वनि की जो चाल जो होती है सबसे ज़्यादा, वो ठोस में होगी, उसके बाद द्रव में होगी और उसके बाद गैस में। यानी इसे हम कह सकते हैं कि ध्वनि जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों में ही गमन करती है। समझ में आया आपको? यानी ध्वनि ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती है। गमन का मतलब होता है जाना। गमन एक तरह का शब्द है, घूमना हो सकता है उसका अर्थ। ठीक है, तो ये विज्ञान की भाषा है, थोड़ा इसको इस लेवल से समझा जाता है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से अगर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करते हैं, इस वीडियो पे 100 से ज़्यादा लाइक आते हैं और आप मुझे बोलते हैं कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, वाकई हमें समझ में आया है, तो ये सीरीज जो है धोनी वाली, मैं आगे जो है और डिटेल्स और शानदार तरीके से पढ़ाऊँगा। ये एक आपके इंजीनियर भाई का आपसे वादा है कि आपके ऐसे यानी धोनी के अंदर से कोई सा भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जान देगा। यानी इंजीनियर भाई जो जॉब छोड़ के आया, नौकरी छोड़ के आया, सिर्फ आप लोगों को पढ़ाने के लिए ही आया है, ताकि ऐसे बच्चे जो वाकई इनको जो समझ में नहीं आता है कि धोनी क्या है, सर प्रकाश क्या है, ये सारी चीज़ें जो हम बिल्कुल ऐसे बेसिक से समझ सकते हैं उनको। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि हाँ धीरज सर पढ़ा रहे हैं, तो एक बार उन्हें ज़रूर बताएं कि क्या वाकई धीरज सर अच्छा पढ़ा रहे हैं या नहीं। इसी के साथ मिलते हैं हम नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।